मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च में आज हम अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए जो मेथड्स अप्लाई किए थे वो सभी IBFS थे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस थे, जिसमें हमने 5 मेथड्स स्टडी किए हैं। एक है NWC, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और लास्ट वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम इन IBFS को अगर एक ही क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं तो सब में आंसर डिफर आ सकता है, हो सकता है एक ही आए और ये भी डिफर है, मोस्ट प्रोबेबली सभी में आंसर्स डिफरेंट आएंगे क्योंकि सभी में एलोकेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो सभी मेथड से निकलेंगी वो मोस्टली डिफरेंट रहेंगी। अब हम यहाँ पर उन IBFS जो हम निकालते हैं वो ऑप्टिमल है या नहीं है उसको फाइंड करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसकी ऑप्टिमलिटी को चेक करने के लिए एक मेथड यहाँ पर आया जिसको हमने बोला मोदी मेथड और UV मेथड। इस मेथड में सबसे पहले आप लोगों को वही एक IBFS मेथड अप्लाई करना होगा जो मैंने आपको सभी 5 मेथड्स अप्लाई करके बताया IBFS के। किसी एक IBFS मेथड से एलोकेशंस करनी होंगी। उस एलोकेशंस के बाद हम ये चेक करेंगे क्या वो ऑप्टिमल हैं। अगर वो ऑप्टिमल है, वो एलोकेशंस ऑप्टिमल हैं तो कहेंगे हाँ दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन और फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी निकाल देंगे। और अगर नहीं होंगी तो फिर उनको हमें ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। वहां एलोकेशंस चेंज होंगी, जो सेल्स हैं जहां एलोकेशन हुई थी उनको हम चेंज करेंगे और वो चेंज होकर एलोकेशंस चेंज होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज होगी और इस तरीके से उन्हें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली है जिसमें 4 डेस्टिनेशंस हैं और 4 ओरिजिन्स हैं और यहाँ इनकी कॉस्ट्स भी मेंशन की गई है। हमने यूजिंग वैम मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज कर ये एलोकेशंस किए। अब यहां पर हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होगा कि सबसे पहले नॉन डिजेनरेसी कंडीशंस को चेक किया जाए। तो हमने देखा कि नॉन डिजेनरेसी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? नॉन डिजेनरेसी कंडीशन, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल्स टू m + n - 1 होना चाहिए एंड इट विल इक्वल्स टू, यहाँ कितने ऑक्युपाइड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्युपाइड सेल्स हैं तो नंबर ऑफ 7 और 4 रोज + 4 कॉलम्स -1 इक्वल्स टू 7। तो दोनों इक्वल्स आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन कैसा है? नॉन डिजेनरेटेड है हमारा सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेटेड है, ये एक कंडीशन फॉलो हुई, तो अब इस कंडीशन को फॉलो होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि अब यहाँ पर ऑप्टिमैलिटी को चेक किया जाएगा। चेकिंग ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमें यहाँ पर मोदी मेथड अप्लाई करना होगा। अब मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जितनी रो हैं उतने U लेने पड़ेंगे। मतलब फॉर रो 1 इट इज U1, U2, U3 एंड U4। हर रो के लिए एक U1 UI ले लिया हमने, जिसमें U1, U2, U3, U4 हो गए। इसी तरह से कॉलम्स के लिए VJs लेंगे। कॉलम्स में VJ V1, V2, V3, V4। That's why this method is also called UV method, क्योंकि यहाँ पे U और V's को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? हमें इन्हीं सभी U और V's की वैल्यूज को फाइंड करना है। सभी UI's और सभी VJ's की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक UI या किसी एक VJ पर वैल्यू 0 असाइन करनी होगी। तो उसका तरीका होता है, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन होंगी उस UI या VJ की वैल्यू को हम 0 असाइन कर देते हैं।
जैसे हम कॉलम वाइज देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम में 2 एलोकेशंस हैं, सेकंड कॉलम में भी 2 एलोकेशन है, थर्ड में 1 है, फिर कॉलम 4 में भी 2 एलोकेशन है। तो इस तरीके से मैक्सिमम कॉलम में जो एलोकेशन है वो 2 है। अब रो वाइज देखते हैं तो रो में इसमें 4 एलोकेशन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम एलोकेशंस रो 1 में मिली जो कि 4 थी। तो इसका मतलब हमें u1 इक्वल्स टू 0 कर देना चाहिए। तो हमने क्या किया, u1 इक्वल्स टू 0। जब ये u1 0 हो जाएगा तब हम एक रिलेशन है जिसको यूज कर कर बाकी ui और vj's की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। वो रिलेशन है Cij इक्वल टू ui प्लस vj। ui प्लस vj मतलब Cij कॉस्ट है उसको सेल की, और ui vj की वैल्यूज जो होंगी उनके बेस पर हम यहां पर क्या करना होता है, जहां पर एलोकेटेड सेल्स हैं, यहां एक पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, जहां भी एलोकेटेड सेल्स हैं उनसे ही हमें ui vj की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, उन्हीं सेल के लिए। जैसे अगर मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है तो v1 मैं 2 जगह से निकाल सकता हूं, क्योंकि 2 ही जगह एलोकेशन है। यहाँ पर v1 के लिए कॉलम में सिर्फ 2 जगह ही एलोकेशन है, तो यहीं से निकल सकता है। लेकिन अगर मैं इसको यूज करता हूं तो यहाँ पे u2 की भी वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं किसको यूज करूंगा, इसको, क्योंकि इसमें u1 की वैल्यू गिवन है। तो u1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में लग जाएगी, Cij की 5 आ जाएगी, तो क्या होगा, v1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट हो जाएगी। ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि एलोकेटेड सेल्स को ही देखना है ui vj की वैल्यू निकालने के लिए। जहां भी हमें ui और vj की वैल्यू निकालनी है वहां पर एलोकेशन होनी जरूरी है, तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले मैं v1 के लिए बात करता हूं। अगर मुझे v1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस सेल से मुझे मिल सकती है, तो मैंने C11 इक्वल्स टू u1 प्लस v1 किया, और C11 की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू u1 कितना है 0 प्लस v1। इसका मतलब v1 इक्वल्स टू 5 हो गया मेरा, v1 इक्वल्स टू 5 हो गया, तो v1 की वैल्यू 5 आ गई, ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद मैं v2 के लिए बात करता हूं, तो v2 के अगेन u1 की वैल्यू है मेरे पास, तो v2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो यहां पर चेंज होगा, यहां चेंज होगा v2 के लिए, v2 के लिए C12 इक्वल्स टू u1 प्लस v2, और C12 की वैल्यू है 1 और u1 की वैल्यू है 0 प्लस v2, तो इसका मतलब v2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू 1। अगेन इसी तरह से मैं औरों के लिए वैल्यूज निकालूंगा, जैसे v3 के लिए जब वैल्यू निकालूंगा तो अगेन वही C13 यूज होगा, इक्वल्स टू u1 प्लस v3, और C13 की वैल्यू है 3 और u1 है 0 प्लस v3, एंड v3 इक्वल्स टू 3, तो यहां 3 आ जाएगा। और इसी तरह से C14 इक्वल्स टू u1 प्लस v4, इट विल इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू u1 0 प्लस v4, एंड v4 इक्वल्स टू 3, अब यहां पर 3। इस तरीके से v1 v2 v3 v4 की वैल्यूज मिल गई। अब हमें u2 u3 u4 की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए जरा कि जब u2 के लिए बात करता हूं तो किस सेल से मिल सकती है, एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल कौन सा है यहाँ पर, ये है, तो इसका सेल नंबर है C21 इक्वल्स टू u2 प्लस v1। C21 कितना है 3, और u2 कितना है पता करना है, और v1 कितना है हमारा 5, तो इसका मतलब हो गया u2 इक्वल्स टू -2, u2 की वैल्यू -2 आ गई। नेक्स्ट इसी तरीके से अब मुझे u3 की वैल्यू चाहिए। u3 की वैल्यू किस सेल से आ सकती है, एलोकेटेड कौन सा है इस रो में, सिर्फ यही है, तो यहां से मिल सकती है मुझे। तो u3 के लिए मैं क्या करूंगा, C34 इक्वल्स टू u3 प्लस v4, इट विल इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू u3 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस v4 3 है, तो u3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि अब मुझे
U4 की वैल्यू भी चाहिए। U4 की वैल्यू कहां से ले सकता हूं मैं? इस सेल से। इसमें इस सेल का एड्रेस क्या रहेगा? C4 2 equals to U4 plus V2. It will equals to -1 equals to U4 plus V2 1. ये हो जाएगा U4 equals to -2. तो U4 की वैल्यू क्या आ गई? -2। इस तरीके से हमने सभी UI और VJ कैलकुलेट करे। ये रही एक स्टेप। बेसिकली यूवी मेथड तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि जहां पर हमने U और V की वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं। इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद हमें DIJs कैलकुलेट करने हैं। DIJs क्या होते हैं? जितने भी अनऑक्युपाइड सेल हैं, जिनमें एलोकेशंस नहीं हैं, वो सभी सेल्स जिनमें एलोकेशंस नहीं हैं, उनमें हमें DIJs कैलकुलेट करने होंगे। तो DIJ के लिए एक रिलेशन होता है कि DIJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI माइनस VJ। ये एक रिलेशन है जिससे हम DIJ कैलकुलेट करते हैं। अब जितने भी यहां सेल्स हैं जिनमें की एलोकेशन नहीं थी, वहां पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम वहां कैलकुलेट करेंगे DIJs। जैसे 3 दिस सेल, यहां हम DIJ कैलकुलेट करेंगे। 5 यहां पर करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां एलोकेशन नहीं है, यहां भी करना है, यहां भी, सेम हियर, 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 हियर। तो ये सारे अनएलोकेटेड सेल थे, अनऑक्युपाइड सेल्स थे। अब हमें यहां पर क्या करना है? DIJs कैलकुलेट करनी है। अब DIJ कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन यूज होगा। जैसे अब यहां के लिए बात करते हैं इस सेल के लिए, तो इस सेल में क्या है हमारे पास? ये सेल का एड्रेस क्या है? C22। C22 इसका मतलब D22 कैलकुलेट कर रहे हैं हम। D22 इक्वल टू C22 माइनस U2 माइनस V2। तो D22 इक्वल्स टू C22 कितनी वैल्यू है हमारी? 3। U2 की कितनी है? -2। इसका मतलब यहाँ +2 हो जाएगा। माइनस V2 की कितनी है? 1 एंड इट विल इक्वल्स टू 4। इसका मतलब D22 की तरीके से हम यहाँ 5 के साथ 5 का DJ क्या होगा? DIJ। तो यहां पर हमने क्या किया? D23 के लिए C23 और V3, यहां क्या वैल्यूज आएंगी? 5 इक्वल्स टू 5 माइनस U2 -2 को +2 -3, 7 और 3 4 आएगा। यहाँ भी ये वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली फॉर दिस सेल इट विल इक्वल्स टू 4 माइनस +2 -3, इट विल इक्वल्स टू 3। यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इस सेल के लिए 6 माइनस 0 माइनस 5, इट विल इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आएगा 1। सिमिलरली फॉर दिस सेल 4 माइनस 0 minus 1, it will equals to 3. Similarly for next cell 4 minus 0 minus 3, it will equals to 1. Next for this cell will equals to 4 minus plus 2 minus 5, it will equals to 1. Next 4 plus 2 minus 3 equals to 3. 2 plus 2 minus 3 equals to 1. तो यहाँ आ गया 1 3 1। इस तरीके से हमने अपने सभी DIJs के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया? सभी अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए DIJ कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ क्या कंडीशन है? 2 स्टेप हो गई हमारी। पहले सभी UI और सभी VJs की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसके बाद DIJ निकाले सभी अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए। इसके बाद
हमारा जो काम है वो ये है कि यहाँ पर सभी डी आई जे, ऑप्टिमलिटी चेक ये कहता है फॉर एवरी डी आई जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब सभी डी आई जे हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, वो 0 भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे सभी डी आई जे जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। इसका मतलब जो हमने एलोकेशंस या जो IVFS यूज कर कर जो हमने एलोकेशंस किए थे वैम मेथड से, वो सभी ऑप्टिमल हैं। हमारा क्वेश्चन ये सॉल्यूशन जो है अभी अपने ऑप्टिमल फॉर्म में है, तो हम कहेंगे हेंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। और जब ये ऑप्टिमल हो जाता है तब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं। पहला यूआई और वीजेस को कैलकुलेट करना, नहीं फर्स्ट स्टेप तो वही है कि आईवीएफएस कैलकुलेट कर लेना। सेकंड स्टेप में नॉन डिजनरेसी कंडीशन चेक करना। थर्ड स्टेप में यूआई और वीजेस को कैलकुलेट करना। फोर्थ स्टेप में डीआईजेस को कैलकुलेट करना। और फिफ्थ स्टेप में देखना कि कोई डीआईजे नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव होगा तो फिर हमको लूप अप्लाई करने पड़ेंगे, लूपिंग बनाना पड़ेगा और एलोकेशंस जो होंगी वो चेंज होंगी, सेल्स में एलोकेशन चेंज हो जाएंगी। और अगर चेंज होंगी तो फिर अलग दोबारा से उसको चेक करना होगा कि अब जो एलोकेशन हमने चेंज करी है क्या अब ऑप्टिमल है, नहीं होगा तो फिर दोबारा करेंगे। तो ये रिपीटेशन होता है। जब तक आंसर अपनी ऑप्टिमल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हमें रिपीटेशन करना पड़ता है इस प्रोसेस का। यहाँ पर आज हमने एक ऐसा फॉर्म क्वेश्चन लिया जिसमें लूपिंग नहीं थी और वहाँ पर पहले ही उसमें जो हमने आईवीएफएस किया उसी को हमने ऑप्टिमल प्रूफ हो गया। इसीलिए हम यहाँ पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी निकालेंगे। अब यहाँ पे इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आएगी, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू 5 into 6 plus 1 into 6 plus 3 into 17 plus 3 into 5 plus 3 into 15 plus 3 into 12 plus -1 into 19। तो इसको आप देखेंगे इक्वल्स टू 30 plus 6 plus 51 plus 15 plus 45 plus 36 minus 19 और ये इक्वल्स हो जाएगा 164। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 164। दिस इज यूवी मेथड। हमने आज सीखा कि कैसे हम ऑप्टिमलिटी को चेक करेंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा तो हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देते हैं। अगर इन केस यहाँ कोई एक नेगेटिव वैल्यू होती तब क्या होता, इसको हम कल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई सी डीआईजे कोई एक नेगेटिव आ जाए या एक से ज्यादा अगर डीआईजे नेगेटिव आती हैं तब हम क्या करते हैं। वी विल डिस्कस इट टुमारो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।